तो हमारा चैप्टर 7, ठीक है। और आज आप थोड़ा फील करके जाओगे इस चैप्टर को। चैप्टर 7 अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चैप्टर हो सकता है नंबर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। और चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस बार आप PDF और सब पढ़ने वाले हो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से और एंड होता है ग्रुप 18 में। ग्रुप 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक कहलाते हैं हमारे। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 दैट इज बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। तो ये बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली ये लास्ट ईयर कवर कर चुके हैं 11th में। अब हमारे पास यहाँ से फैमिली बचती है, तो हमारे पास बचता है जो हमारा यहाँ से है। तो इस साल हमारा जो स्टार्ट होना है वो कहाँ से होना है स्टार्ट? ग्रुप 15 से स्टार्ट होना है, ग्रुप 18 है। तो हमारे स्टडी के लिए कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं, 15, 16, 17 एंड 18। तो जो आपको लगे नोट करना है वो आप कर सकते हो, जो आपको लगे नोट नहीं करना है वो आप नहीं कर सकते हो। फिर कहाँ से नोट करना है वो तो हम बताएंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमें सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहले अगर यहाँ लिखते हैं ग्रुप 14, तो ग्रुप 14 है आपकी बोरॉन बोरॉन हो गई, कार्बन नाइट्रोजन फैमिली नहीं, ये तो 15 होगी। बोरॉन हो गई, यहाँ से कार्बन नहीं, कार्बन फैमिली तो बेटा ये होगी ना, नाइट्रोजन फैमिली। हाँ गलत लिखा था हमें, ग्रुप 15 से पढ़ना है। तो ग्रुप 15 है हमारी नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। इस ग्रुप में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस फैमिली का अगर हम स्पेशल नाम की बात कर लें तो इसको हम कहते हैं निकोजेंस कहते हैं इन्हें हम, निकोजेंस, जिसका मीन होता है सफोकेटिंग। सफोकेटिंग। जैसे कि हम बात कर लें ऑक्सीजन की एब्सेंस में N2 कैसी है? सफोकेटिंग। और इस फैमिली से कौन से कंपाउंड बनते हैं? साइनाइड भी, वो भी कैसे नेचर में? पॉइजनस है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 से चालू होता है और फिर Np। तो Np1 इसके लिए, Np2 इसके लिए, तो Np3 इसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निकोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 Np3। एक बार ऑब्जेक्टिव में कैसा आया था, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने Nd लिखा था, ऐसा बस लिख दिया था S1 P1 S2 P2 S2 P3। तो हम वहाँ से भी पकड़ लेंगे। जब किसी में N, अगर मान लो S2 P3 दिया हो, NH2 Np3 दिया हो, तब तो हमारा NH2 Np3 सही होगा। लेकिन ऑप्शन में फिर बेस्ट क्या है? ऑप्शन में हमें N नहीं लगा किसी भी ऑप्शन में, तो S2P3 आंसर होगा हमारा। तो लॉजिक को ध्यान रखना है आपको। तो ये होता है निकोजेंस का हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस NH2 Np3 इस सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, ध्यान देखिए, पी ब्लॉक सेकेंड से स्टार्ट होते हैं। रीजन, पहले पीरियड में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं हमारे, क्लियर है, सेकेंड से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसका क्या होगा? 2s2 2p3, इसका 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा निकोजेंस का। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे ग्रुप 16। ग्रुप 16, अच्छा इसका एक नाम और है, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। पहले मेंबर के बेस पे नाम हो जाता है। ग्रुप 16 का एक स्पेशल नाम भी है चैल्कोजेंस, दे ऑल्सो कॉल्ड चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मीन्स होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो क्या फॉर्म करते हैं? ओर। दे ऑल्सो कॉल्ड ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। तो इस फैमिली के अगर हम मेंबर्स की बात करें
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछ ले कि चैल्कोजेंस में कौन रेडियो एक्टिव है, तो दैट इज पोलोनियम, इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। आपको ध्यान, अब इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता था कि ऑक्सीजन गैस है, बाकी सभी सॉलिड है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट्रोजन गैस है, बाकी सभी सॉलिड है। सबके आंसर बताएंगे, बड़े सिंपल थे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। चैल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो और पाए जाते हैं वो ऑक्साइड एंड सल्फाइड। जब हम कह रहे हैं ऑक्साइड तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना, -2, और जब हम कह रहे हैं सल्फाइड तो इसका मतलब सल्फर कितने में, -2। यही कहलाते हैं ऑक्साइड एंड सल्फाइड हमारे, है ना। तो उस से इसकी ट्रिक थी, न्यूज पेपर आज सब बिक गए या ना पास सब बेकार या सब बिस्मिल। इसकी उस से टीपो या ओल्ड स्टाइल से टीपो, जैसे भी आपको लिखना हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे चैल्कोजेंस। अब अगर हम देखें तो H2 तो कॉमन है, NH2, वहाँ पे क्या था NP3, तो यहाँ क्या होगा NP4। अगर आप कभी भूल जाओ, याद नहीं होता, इसका सबसे बढ़िया तरीका है एटम पकड़ो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करो। 1s2, 2s2, 2p, कितने बचे, 6 तक जा सकते हैं, 4 ही बचे। तो क्या आने वाला है, H2P4। तो वही लिखा हमने H2P4। एक है हमारे इस फैमिली का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन फैमिली। ये हमारी 2 फैमिली अभी हुई। अगर आपसे मान लो हम एक बार एग्जाम में आ चुका है 2 नंबर में, वाई ग्रुप 17 कॉल्ड हेलोजेंस, है ना, तो उसका सीधा सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट और कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। तो हम इनको बोलते हैं और फॉर्मिंग एलिमेंट। और फॉर्मिंग में हम अगर एग्जाम्पल दे दें तो हम एक आध 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि Fe2O3 हेमेटाइट, Al2O3 डेट इज बॉक्साइट, है ना। मतलब शकल चेंज कर दो, Fe की जगह Al लिख दो, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट लिख दें तो CuFeS2 कॉपर पायराइट, FeS2 आयरन पायराइट, है ना। इसके बाद आते हैं हम ग्रुप 17 ऑल्सो कॉल्ड हेलोजेंस। देखो जेंस का तो मतलब सब में प्रोड्यूसर, बनाने वाले। यहाँ चैल्को का मतलब था और जेंस का मतलब फॉर्मिंग, बनाने वाले। तो जेंस का मतलब तो सब में फॉर्मिंग ही होता है। हेलोजेंस, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, मतलब ये कैसे एलिमेंट हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग। सभी सॉल्ट ईटिंग पर्पस से यूज नहीं किए जा सकते, लेकिन एक मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो हम ईटिंग के पर्पस से यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, KCl भी मिलता है, AgI भी मिलता है, AgCl भी मिलता है, ढेर सारे सॉल्ट हैं। अगर हम इसकी बात कर लें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। लेकिन क्लास 12 के हिसाब से यहाँ ये जो क्वेश्चन की सेटिंग होती है वो थोड़ा सा गलत कर दी जाती है। जैसे आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ हेलोजेंस कितने हैं तो 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 1 2 3। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि रेडियो एक्टिव हेलोजन कौन है, तो आंसर कौन है हमारा, एस्टाटीन। पर ध्यान रखिएगा एस्टाटीन हेलोजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कह दिया गया है रेडियो एक्टिव हेलोजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास बात ये है कि फ्लोरीन क्लोरीन तो गैस है, ये भी आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ब्रोमीन के बारे में। ये ऐसा नॉन मेटल है या ऐसा हेलोजन जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है जो सीधे किस में जाता है, वेपर में। हाँ राइट था, सॉलिड से सीधे किस में जाता है। अच्छा, इनकी सबकी एटॉमिक स्टेट कैसी होती है, डायटोमिक, F2Cl2Br2I2, एस्टाटीन ऐसे रहता है। तो सीधे सॉलिड से, अच्छा हम जानते हैं कि ऐसा होता है कि सॉलिड पहले लिक्विड में फिर गैस में, उल्टा भी ऐसे ही होता है, गैस पहले लिक्विड में और सॉलिड में। लेकिन अगर बीच की स्टेट छोड़ दी जाए, अगर हम जैसे आइस को अगर रखेंगे कहीं पर भी बाहर रूम टेम्परेचर पर, तो वो लिक्विड में आएगी, वेपर में नहीं आएगी। तो प्रोसेस क्या होती है, सॉलिड पहले लिक्विड में आता है फिर वेपर में। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सॉलिड किस में जा रहा है, गैस में। और इसको ठंडा भी करोगे तो डायरेक्ट गैस किस में आएगी, सॉलिड में। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हालांकि अब जब हम एक ग्रुप पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें बाद में भी लिखाएंगे कि ऐसा कौन सा सॉलिड है हेलोजन फैमिली में जो सब्लाइम होता है, जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो कौन होता है इसमें सब्लाइम,
आयोडीन, ये आप याद रख सकते हो। आयोड सबलाइन का मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट टू फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वाइस वर्सा, गैस टू सॉलिड बन जाएगा। कौन है? आयोडीन। उन सब से भी हम कह रहे हैं इन दोनों से अच्छा सबलाइन हो जाता है, मतलब ये वोलेटाइल है, ऐसा भी तो पूछा था। वोलेटाइल मतलब क्या? जिसकी वेपर बनती हो, तो ये कैसा है? वोलेटाइल। ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट का एंड होता है, क्वेश्चन का एंड कोई नहीं होता। पूछ ले कौन सा वोलेटाइल हैलोजन है, फिर घूम जाओगे वहीं पर। वोलेटाइल मतलब जो वेपर बनाता हो, तो आयोडीन ही हमारा कैसा हैलोजन है? वोलेटाइल हैलोजन। अच्छा एक बार हम आपको और बताएं, आयोडीन है तो नॉन मेटल, लेकिन इसमें एक मेटलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, देखिए लस्टर, इसमें चमक पाई जाती है। और हम आपको एक चीज़ बता दें, अभी हम बता देंगे, कभी भी आपसे पूछ ले कि इसमें मेटेलिक गुण क्यों है, तो आप ध्यान रखना कि पक्का उसमें मेटेलिक नेचर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए? कम। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? कम। इलेक्ट्रॉन के प्रति नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम। तो आपसे अगर कभी कोई पूछ ले कि आयोडीन, अच्छा हम इसको बाद में लिखाएंगे जब ग्रुप में आएंगे, क्यों अभी इसको डिस्कस करें। तो चलो ये हो गया। अब हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, तो 17 नंबर का है, तो NS2, और हमने काउंट किया NP, 13 होता तो 1, 14 होता तो 2, 15 होता तो 3, 16 होता तो आपका 4, तो 17 है तो 5। ऐसे हम पता कर, और भूल जाओ तो सीधे बनाना चालू करो, सीधे बन जाएगा। ये हो गए हमारे हैलोजेंस। और फाइनली लास्ट वन है हमारा इनर्ट गैसेस। तो जो लास्ट ग्रुप है हमारा, दैट इज ग्रुप 18, और इसका बहुत फेमस नेम है जीरो ग्रुप। ये हमारा क्या कहलाता है? जीरो ग्रुप। और इसके बारे में पूरा लिखेंगे हम जीरो ग्रुप, लेकिन यहीं बता देते हैं रीजन क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जनरल वैलेंसी क्या शो करते हैं? 0, और रीजन वही है NH2 NP6। सब प्रॉपर लिखवाने वाले हैं, आपको किसी उसमें नहीं रहना कि सर ऐसे आप रैंडमली क्यों कर रहे हैं, पूरा एक एक चीज़ का नोट्स बनवाने वाले हैं बड़े, उससे तो फिक्र नहीं करनी है आपको। देख ले तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, एटॉन, ज़ीनॉन एंड फाइनली रेडॉन। अब ये भी बहुत पूछा गया है कि कौन सी इनर्ट गैस है जो रेडियो एक्टिव है, दैट इज रेडॉन। इसके बारे में कुछ खास बात लिखें तो ये रेडियो एक्टिव है। सेकेंड, ये कैसी है? आर्टिफिशियल है। सेकेंड, इसका यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ध्यान ही रख लें, लिखने की ज़रूरत आपको लिखना हो लिख लो, क्योंकि हम इसमें जब इस ग्रुप को लेके आएंगे हम, तो ये सब बहुत डिटेल में बताने वाले हैं ना। ये तो सिर्फ एक डेमो चल रहा है, डेमो भी क्या कहें, जो टीजर है आपका, है ना, अभी बिल्कुल आपका छोटा सा चल रहा है आपका। यहाँ पर हम एक दो चीज़ जरूर बताना चाहेंगे कि इसको जरूर ध्यान रखना कि इसको यूज किया जाता है एरोप्लेन सिग्नल में, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम लिखवाएंगे, तो सबसे बढ़िया ट्रिक है, एरोप्लेन के लास्ट में क्या आने वाला है? एनी, तो वहीं से आप याद करो। एक और थोड़ा सा ये हम फिर लिखवाएंगे, है ना, ऐसे ही आपके लिए कि चलो थोड़ा सुन लें, इसको ध्यान रखना बल्ब में, है ना, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है इस ग्रुप में, वो कौन है? जीनॉन। ये भी थोड़ा सा अच्छा है, हम लिखवाएंगे और पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है, और ध्यान रखना सिर्फ 2 ही एलिमेंट के साथ बनाता है, सबसे ताकतवर एलिमेंट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इस ग्रुप के कुछ और स्पेशल नाम अगर हम आपको बता दें, ठीक है, तो इसका पहले फेमस नाम था अच्छा गैसेस हैं पूरी की पूरी, है ना, इस ग्रुप में जितने भी हैं वो सब गैसेस हैं। तो इनको पहले हम क्या बोलते थे? इनर्ट गैसेस पहले, लेकिन अब इनका फेमस नाम इनर्ट तो रही नहीं है, या हम कह रहे हैं इनके कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एक्टिव हो गए, या एक्टिव नहीं हो गए तो किसी स्पेशल एलिमेंट के साथ एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि जीनॉन विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो अब कंप्लीटली तो इस ग्रुप को हम टोटल तो इनर्ट नहीं कह सकते, लेकिन नोबल कह सकते हैं। तो इनका जो अब सेकेंड नेम आ रहा है जो बहुत फेमस है, दैट इज नोबल गैसेस। क्यों कहते हैं, सबके आंसर बताए जाएंगे आपको। दिस इज नोबल गैसेस लिखी है। इसके बाद और भी होते हैं रेयर गैसेस, एरोजेंस, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप 3 नाम ध्यान रखें, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस एंड नोबल गैसेस। बाकी रेयर गैसेस, एरोजेंस, ये हमने आपको वर्बल बता दिए, ठीक है। तो
हीलियम गैस फिल्ड इन टायर, ठीक है। पहले कौन भरी जाती थी? हाइड्रोजन, लेकिन उसकी कंबस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए। लेकिन अब हीलियम भी नहीं भरी जाती, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो बिल्कुल ऐसे नोट्स बनवाने वाले हैं आपको कि देख पेज पलटाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर से जो दो फेमस हाइड्राइड पूछे जाते हैं वो है नाइट्रोजन के हाइड्राइड एंड ऑक्सीजन के हाइड्राइड। हेलोजन के भी हाइड्राइड होते हैं, लेकिन वो जनरली यहाँ से नहीं, उनका एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हम बाद में बताएंगे। तो इस चैप्टर से आज से ही आप समझ लो, कहो आज ही आपका वो क्वेश्चन जा रहा हो कि आप घर पे जाओ और यही से क्वेश्चन आ जाए। और पक्का है आज के टॉपिक से कम 1-2 नंबर आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हाइड्राइड पढ़ने वाले हैं हम। अच्छा, अगर हम हाइड्राइड को बोलने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू कि कब कोई चीज़ हाइड्राइड कहलाएगी, तो जब हाइड्रोजन नेगेटिव में होता है तब वो हाइड्राइड कहलाता है। लेकिन हमें यहाँ भी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव ही होने वाला है, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होने वाली है आपकी, जब भी ये आपके मेटल नॉन मेटल से लिंक होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका क्या होने वाली है आपकी ज़्यादा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो फिर ये माइनस चार्ज आएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका? हाइड्राइड। लेकिन आपको यहाँ से ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो कि अगर यहाँ किसी के साथ हाइड्रोजन लग जाता है तो वो क्या हो जाएंगे? हाइड्राइड। तो हम दो फैमिली के हाइड्राइड एक साथ पढ़ा रहे हैं आपको, आएगा एक बार में एक ही फैमिली का, दो के कभी नहीं आते। हाँ, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, डालिए हेडिंग, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। एक बार में एक का ही पूछा जाता है, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो चलिए, कोई डिफरेंस नहीं लिखवा रहे हैं हम, अगल बगल इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको एक बार में ही याद हो जाए, बिल्कुल ठीक है। तो हम आप लिख दें, चाहे तो 2 पेज कर लें, एक पेज में नाइट्रोजन के लिख लें, एक में हाइड्रोजन के, या फिर 2 पेज नहीं करना तो एक ही पेज में 2 कॉलम क्रिएट कर लें। एक ही पेज में 2 कॉलम क्रिएट कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। तो यहाँ हम पढ़ाने वाले हैं आपको हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। और यहाँ पढ़ाने वाले हैं हम हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं, ठीक है। ऑल द members of nitrogen family, combine with hydrogen and form EH3 type hydride, and form EH3 type hydride, EH3 type hydride, EH3 टाइप हाइड्राइड। तो देखते हैं हम, सबसे पहला मेंबर क्या है हमारा? नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? NH3। दूसरा मेंबर क्या है हमारा? फॉस्फोरस, तो ये क्या हो जाएगा? PH3। फिर हमारा थर्ड मेंबर कौन है? आर्सेनिक, तो क्या हो जाएगा? AsH3। फिर हमारा यहाँ पास सब एंटीमोनी, तो ये क्या हो जाएगा? SbH3।
और फिर फाइनल वन कौन है, बिस्मिथ, तो ये हो जाएगा हमारा BiH3। तो देखो, ना पास सब बिस्मिथ या न्यूज पेपर आज सब बिक गए, सब में आप H3 लगाते जाइए, ये हो गया आपके हाइड्राइड। सबके नाम भी लिख लेते हैं। फर्स्ट वन अमोनिया, इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं आप, हेवर। सेकेंड वन फॉस्फीन, इसकी भी प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं आप। अच्छा, बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं, फॉस्फीन है और क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन बनाता है। वहाँ बच्चे कहते हैं सर फॉस्फीन, दिमाग पे ध्यान रखिएगा, PH3 इज फॉस्फीन और फॉस्जीन क्या होती है, COCl2, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉस्फीन PH3, ठीक है। आर्सिन या आर्साइन भी बोल सकते हो आप। बिस्म्यूथाइन, बिस्म्यूथाइन, हाँ कहाँ पर, हाँ गलत लिख गए, स्टीबाइन, इसका नाम है स्टीबाइन, सॉरी, बिस्म्यूथाइन नीचे वाले का नाम है स्टीबाइन, एंड दिस वन इज बिस्म्यूथाइन, दिस वन इज बिस्म्यूथाइन। ये हो गए आपके नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड, बिल्कुल याद करते जाना है। तो आपको सभी हाइड्राइड पता चल गए, अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्साइन, स्टीबाइन, बिस्म्यूथाइन, ये आपको सभी हाइड्राइड के नाम पता होने चाहिए। अब पूरी लैंग्वेज इसी में लिखेंगे, तो लिखिए all the members of oxygen family, all the members of oxygen family combine with hydrogen। हाइड्राइड बन रहे हैं तो किससे कॉम्बाइन होंगे, हाइड्रोजन से ही होंगे। हैलाइड बनेंगे तो हैलोजन से कॉमन होंगे, सल्फाइड बनेंगे तो सल्फर से कॉमन होंगे, सीधी सी बात है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली कंबाइन विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म, कंबाइन विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म, बताओ कैसे हाइड्राइड बनेंगे इसमें, हाँ ध्यान रखिएगा, H2E टाइप। कैसे पकड़ा है हमने, ये H2O से पकड़ लिया है ना, कि पहले हाइड्रोजन आएंगे और फिर ऑक्सीजन, एंड फॉर्म H2E टाइप हाइड्राइड्स, ठीक है। तो देखिए H2E, तो H2O से, तो H2S, उससे H2SE, TPO तो H2TE एंड H2PO। लेकिन हम H2PO की स्टडी नहीं करेंगे, रीजन बता सकते हो, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, H2O तो लिक्विड है, लेकिन H2S गैस है, कारण पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखवाएंगे हम। हाइड्रोजन सेलिनाइड, हाइड्रोजन सेलिनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड, और हम नीचे का हाइड्रोजन पोलोनाइट, तो उसका नाम नहीं लिख रहे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर, सबसे पहले हमें हाइड्राइड पता होने चाहिए,
ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, 5 नंबर का आएगा ये, और इससे 2-2 नंबर के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए चैप्टर से 2 ही तरीके के क्वेश्चन, ये तो पक्का है कि 2-3 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने हैं। इसके अलावा या तो शॉर्ट देंगे तो 2+2+2 का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, या 2+2+3 का, 2+2+ आपका नहीं 2+2+2 का करेंगे, 2+2+3 का करेंगे, और कोई फॉर्मूला फॉलो करेंगे, और बड़ा आएगा तो सीधा पक्का 5 नंबर का, जो कि लास्ट 2 सालों से हो रहा है। और लास्ट 2 सालों से एक ही क्वेश्चन आया है, हैबर प्रोसेस, आपके दोनों बार ही आए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, आवाज ना करें खताब जी। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बस लिख लीजिए, हाइड्राइड तो चल ही रहा है, दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आप देखिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपकी नींव तैयार हो जाएगी इस चैप्टर की, ध्यान रखिए। तो एक एक चीज़ को समझते जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम, फर्स्ट वन बॉन्ड लेंथ। तो हम आपके बहुत सारे पॉइंट लिखवा रहे हैं। तो अब आपको हाइड्राइड तो पता है, Na3 PH3 नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक AsH3, एंटीमोनी SbH3 एंड बिस्मथ दैट इज BiH3। अब हाइड्राइड लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही, सीधे H3 लगाते जाओ, क्या लिख दो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज। तो अगर हम सिर्फ देख लें, अगर हम तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ सबसे बड़ी साइज किसकी होने वाली है, BiH3 की, ध्यान रखिएगा। ये है इसका ऑर्डर। इसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, बॉन्ड लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, एटॉमिक साइज की। तो देख लें हम, H2O, H2S, H2Se, H2T, O से टीपो। ये तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी यहाँ, हाइड्रोजन टेल्यूराइड की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। सेकंड लिखिए, सेकंड प्रॉपर्टीज है बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ का कैसा रिलेशन होगा। हम आपसे कहें ए बॉन्ड तोड़ना आसान है कि ए बॉन्ड तोड़ना आसान है, कि ए बॉन्ड तोड़ना आसान है, कि ए बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो आप देख रहे हो सबसे आसान कौन है, ये वाला। मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड को डिसोसिएट करने में एनर्जी उतनी ही कम लगेगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, बॉन्ड को डिसोसिएट करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम कह रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के। नोट करिए, या आप एटॉमिक साइज भी लिख सकते थे, बॉन्ड लेंथ बेटर रहेगा। तो देखिए अब आप ऑर्डर, इसीलिए कह रहे हैं, देखिए एक एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। और नाम तो याद होनी चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो बता सकते हो आप
सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएट तोड़ने में एनर्जी कहाँ लगेगी? NH3 में लगेगी, और सबसे कम BiH3 में। इसमें भी लिखिए सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये होगी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन। 2 पॉइंट क्लियर है निकेत, है ना? इसलिए बिल्कुल बगल बगल में हम चल रहे हैं, नहीं तो इसको पढ़ाया जाता आपको नाइट्रोजन फैमिली में, फिर बीच में 15 पेज के टॉपिक्स आते और फिर आता इसका। तो नोट्स आपके बिल्कुल सिंपल बनवा देंगे कि आपको बिल्कुल अगल बगल सब कुछ मिल जाए, है ना? जितनी भी खिचड़ी है बुक में, उस खिचड़ी से सब कुछ अलग अलग करके बढ़िया परोस दिया जाए आपको, तो फिर आपके खाने का काम होगा। हाँ, सेकेंड ये है बेटा, देखो जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है। हाँ हम समझ रहे बेटा, पर यहीं से कनेक्ट होगा ना वो। एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कहाँ होगा? यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, और सबसे छोटा यहाँ। अब आप बताओ, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी कम एनर्जी लगेगी, और जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी कम क्या होगी? बॉन्ड लेंथ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड लेंथ ऐसे बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे बढ़ेगी। समझ में आया बात? ठीक है, इस था आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है ना? थर्ड प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी आप स्टेबिलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी हम कह रहे हैं थर्मली वही स्टेबल होगा जिसका बॉन्ड आसानी से ना टूटे। सीधी बात है ना, जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो थर्मली स्टेबल। हमने कहा अगर कोई चीज़ स्टेबल है, मान लीजिए ये बी और ये सी, तो इसका मतलब ये आपस में बंधे हुए हैं, लेकिन अगर ये टूटना चालू हो जाएंगे तो अनस्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के। तो ध्यान रखिए, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड, हाँ हाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑर्डर लिखो अपने मन से फास्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रिलेशन ऊपर लिख लिया है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा हमारा? NH3, उससे कम फॉस्फोरस वाला, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, और फाइनली सबसे कम स्टेबल कौन होगा? बिस्मुथ। समझ में आए तीनों पॉइंट? क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछना है, ध्यान रखिएगा, अभी काफ़ी पॉइंट है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी हम कह रहे हैं जितने ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रही है, मतलब उतना ही ज़्यादा क्या था? स्टेबल। जो आसानी से टूट जाएगा वो काहे को स्टेबल, और जो आसानी से नहीं टूटेगा वो कैसा? स्टेबल। तो आसानी से वही नहीं टूटेगा जिसको तोड़ने में एनर्जी हमारी क्या लग रही है? ज़्यादा लग रही है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी का जो पैटर्न जाएगा वो क्या होगा? बिल्कुल बराबर।
अंदर दिमाग में आना चाहिए कि हो क्यों रहा है, समझ में चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। बिना समझ के करोगे कोई कुछ नहीं आएगा, हाँ रट्टे रट्टे थक जाओगे। इसमें भी डालिए थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, आप सिंपली स्टेबिलिटी भी लिख सकते थे। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा यहाँ वाटर, और हैवी H2S क्योंकि गैस है, H2S, H2SE, H2TE। अब इनको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, O से टीपो, ये हो गई थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर, वो है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर। अब आपको थोड़ा एक बात समझनी है, इस चैप्टर में आप 2 बार रिड्यूसिंग नेचर और 2 बार ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ने वाले हो। एक तो यहाँ पढ़ने वाले हो रिड्यूसिंग नेचर, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। जब हम इस थ्योरी पार्ट पूरा एंड कर लेंगे तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले क्या होगा रिड्यूसिंग नेचर, उसको हम बता दें। ध्यान देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके रिडक्शन के लिए। तो ये दूसरे खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन सामने वाले का क्या कर रहा है, रिडक्शन। हमने कहा हमसे इलेक्ट्रॉन निकले, हमारा ऑक्सीडेशन, और वही इलेक्ट्रॉन सामने वाले ने ले लिए तो उसका क्या, रिडक्शन। तो हमने अपना तो ऑक्सीडेशन किया लेकिन सामने वाले का रिडक्शन, तो हमें कैसा एजेंट कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा देखो, अब जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने इलेक्ट्रॉन लिए तो वहाँ रिडक्शन हुआ, लेकिन सामने वाले से लिए तो उसका क्या हुआ, तो रिडक्शन वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अभी ना समझो ज़्यादा, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आने वाला है तो वहाँ इसको बड़े आराम से समझाएंगे, धैर्य से। यहाँ इसमें अब यहाँ का रिड्यूसिंग नेचर समझना है आपको। यहाँ रिड्यूसिंग नेचर से क्या मतलब है, हाइड्राइड जो है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देंगे। रिडक्शन का एक मीन्स और होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। और जो हाइड्रोजन देगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, और जो हाइड्रोजन ऐड कराएगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें इनका चेक क्या करना है, रिड्यूसिंग नेचर। तो इनके पास है ही क्या चीज़ जो देंगे, हाइड्रोजन ही तो है, तो हाइड्रोजन ही देंगे। अब इसमें से जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब के सब रिड्यूसिंग, ध्यान देखिए, हाइड्राइड ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से सामने वाले का रिडक्शन करा देंगे। तो अब रिड्यूसिंग नेचर किसके डायरेक्टली और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान देखिए, रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। रीजन, जो जितनी आसानी से टूटेगा वो उतनी आसानी से क्या देगा, हाइड्रोजन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के एंड थर्मल स्टेबिलिटी के, है ना। तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, मैं एक लाइन लिखिए, रिड्यूसिंग नेचर। The reducing nature of the reducing nature of the reducing nature of
द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड the reducing nature of hydride is directly related to ease of release ease of release of hydrogen समझ में आया? क्यों? ये सामने वाले को हाइड्रोजन देगा तो उसका क्या कराएगा? रिडक्शन। तो ये कैसा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम चेक करते हैं कितनी आसानी से हाइड्रोजन निकलेंगे, है ना। तो देखिए जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा? सबसे पहले यस एक ही चीज़ बोलते हैं हम, बॉन्ड, या आप एटॉमिक साइज भी लिख सकते थे क्योंकि जितनी बड़ी एटॉमिक साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। लिखते चलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, साथ में थर्मल स्टेबिलिटी। देखो अगर चीज़ें समझ में आएगी तो आपको घर में जाके सिर्फ 10 मिनट मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सीधी बात है, जितनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा उतना ही ज़्यादा वो क्या देगा? हाइड्रोजन। और जितनी आसानी से बॉन्ड टूट रहा है मतलब उतना ही कम क्या है? थर्मली स्टेबल है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब अगर स्टेबिलिटी कम है तो हाइड्रोजन आसानी से निकालेगा, बॉन्ड वीक है तो हाइड्रोजन आसानी से निकालेगा। और बॉन्ड कब वीक होगा? जब बॉन्ड लेंथ क्या हो? ज़्यादा हो, तभी होगा ना बॉन्ड वीक। या हम कह रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी कब कम होगी? जब बहुत ज़्यादा वीक हो, बॉन्ड लेंथ हो। तो बॉन्ड जो रिडक्शन नेचर होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर हम ऑर्डर लिख लें तो नाइट्रोजन Na3, फॉस्फोरस Ph3, आर्सेनिक AsH3, एंटीमोनी SbH3 एंड सब बिस्मिथ से BiH3। तो आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ हम जाते तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर इसमें है BiH3। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई PH3 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन NH3 और BiH3 देन SbH3। एक कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आए नहीं है लेकिन कहीं से भी आ सकते हैं ना। आए नहीं है इसका मतलब ये नहीं फॉर्म करना चाहें, इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। सेम इसमें लिखो 4th पॉइंट, एक का पॉइंट याद कर लोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। देखिए द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड पहले हेडिंग बनाइएगा रिड्यूसिंग नेचर, फिर लिखिएगा किसी भी फैमिली का हाइड्राइड हो, द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड इज डायरेक्टली रिलेटेड लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। ये डायरेक्टली द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड
it directly related to it directly related to it directly related to it directly related to directly related to ease ऑफ रिलीज, यहाँ ईज मतलब आसानी, ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, सेम पॉइंट। तो रिड्यूसिंग नेचर देखिए एक आएगा आपका, इसीलिए हम दोनों में पूरा पूरा लिखवा रहे हैं इस साइड का, क्योंकि एग्जाम में एक आएगा हाइड्राइड या छोटे छोटे क्वेश्चन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा BDE मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी भी आप फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि H2O से अच्छा रिड्यूसिंग H2S क्यों है और H2S से अच्छा H2SE क्यों है और H2SE से अच्छा H2TE क्यों है। देखिए जितनी आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि सामने वाले को क्या उपलब्ध करा देगा, हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है, तो बॉन्ड अगर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही होगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो कम, और बॉन्ड अगर टूटे तो स्टेबिलिटी का आएगी, थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। तो जितनी आसानी से टूट गया या जितना कम स्टेबल है, हमने कहा एक बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे ही टूट गया तो रूम टेम्परेचर पे ही रिड्यूस, कोई हाइड्राइड है वो रूम टेम्परेचर पे ही हाइड्रोजन उपलब्ध करा देगी लो, और एक हो रहा है जिसको हीट देनी पड़ रही है हमें कि वो हाइड्रोजन तोड़े। तो ध्यान रखिए जितनी कम स्टेबिलिटी होगी टेम्परेचर के प्रति, टूवर्स टेम्परेचर, या हम कह रहे हैं जितनी कम उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रूम टेम्परेचर पे ही टूट जाए, और एक को देनी पड़ रही है हीट 100 डिग्री सेल्सियस जब कहीं जाके टूट रहा है। तो जब ये दोनों कम होंगे, और इन दोनों के कम होने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ उतनी कम स्टेबिलिटी, और जितनी आसानी से टूट जाएगा उतनी आसानी से क्या दे देंगे आपके ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये होगा रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक जो फिफ्थ पॉइंट आता है, तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन इनके एसिडिक होते हैं। तो ये पॉइंट क्योंकि दोनों में अलग है तो इस पॉइंट को हम सबसे लास्ट में लिखवाएंगे। नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छे से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, एग्जाम में लिखने को आएगा तो छोटा टॉपिक नहीं है, 7-8 मिनट खा जाएगा। इन टॉपिक की सबसे बड़ी बुराई ये है कि सरल होने के साथ लेंदी हो जाते हैं, और लेंदी होना मतलब टाइम खा जाना, है ना। तो आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपके एग्जाम में कभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन आए और उसके ऑप्शन में 2 और 3 किया जाए, तो हम सॉल्व करना पसंद करेंगे 2 और 3 वाले, क्योंकि उसमें 5 के 5 मिलना आसान है। जबकि एक 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर चेकर को कहीं भी दिमाग में लगा या थोड़ी कमी है तो सीधे आधा 1 नंबर क्या कर लेता है। तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए आपको कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, तभी आपके नंबर पड़ेंगे। जो सबसे बेस्ट, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप अच्छा कर सको वही आप लिखें। ठीक है, और जब भी आपको अगर मिल रहे हैं ऐसे कि कोई बड़ा क्वेश्चन 2 और 3 में आ गया, अगर बनता है तो सिलेक्ट करें उसे, नहीं बनता तो फिर 5 नंबर का ही लिखें। फिर देखिए 2 में 2 लेना आसान है, 3 में 3 लेना आसान है, इन 5 में 5 लेना एक बड़ा टफ काम है। ध्यान रखो, मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेट, तब जाके 5 में 5 मिलते हैं। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। फिफ्थ नंबर है बॉन्ड एंगल। आवाज ना करें। बॉन्ड एंगल, ये हमारा मॉलिक्यूल्स और ये इसके बॉन्ड, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा वही हमारा कहला जाएगा बॉन्ड एंगल। अब आपको देखना है पहले बॉन्ड एंगल। ठीक है,
बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहले हम यहाँ लिख दें, ठीक है, डायरेक्ट, कोई हेडिंग नहीं बनानी है, सीधे लिखना है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझाते हैं फिर हम, पहले लिख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। थोड़ा सा हम इसको फिर से लिखते हैं, लिखेंगे यही, जगह नहीं बच रही हमारे पास, और भी लिखना है हमें। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। एक चीज़ और लिखनी है इसमें, ध्यान रखिए, अभी हम समझा रहे हैं, मतलब जितनी ज़्यादा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है आप लोगों को, द टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्डेड एटम में से किसी एक एटम की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की जो टेंडेंसी होती है, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, डेट इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। पहले इतना लिख लो फिर हम समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें पूरा आंसर छुपा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। हाँ, प्रोपोर्शनल साथ में लिख दी ना एंड करके, आप चाहो तो एक अलग से बना सकते थे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो अब हम पहले देख लें, H2O, H2S, हाँ, नाइट्रोजन फैमिली, सॉरी, NH3, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटा और चीज़ें इस साइड की उस साइड होना चालू, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फाइनली बिस्मुथाइन। हमारा आपको पता है सबसे ज़्यादा 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, 4.0, 3.5, 3.0, यही होती है आपकी। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज क्या होने वाली है, बढ़ने वाली, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो यहाँ से ये तो पक्का पता चल गया कि हमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका आने वाला है, NH3 का। पहले ऑर्डर लिखो, तो पहले नंबर तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। अब हम बता देते हैं कि ज़्यादा क्यों होता है इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर टू, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, और आया हुआ है, वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 मोर देन PH3। NH3 का यहाँ देखो राज, तो बातें करते रह जाओगे, पूरा चैप्टर निकल जाएगा, 1 मिनट भी दिमाग हटाया तो। बताते हैं तुम्हें, है ना, जहाँ बैठ जाओ वहीं बातें चालू तुम्हारी। बॉन्ड एंगल NH, अच्छा, इससे तो हमें यहाँ से हम अगर रिलेशन निकालें तो हमें पता चल रहा है कि NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होने वाला है PH3। क्वेश्चन भी आया है कि NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा क्यों होता है, हम आपको समझाते हैं पहले, फिर इस ऑर्डर को देखते हैं। देखिए, A लिखा हमने NH3 और ये लिखा हमने PH3, दोनों की स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइगोनल पिरामिडल ही होती है। ये यहाँ लॉन पेयर रखा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 5 में से कितने बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ 3, एक क्या रखा रहता है, लॉन पेयर। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेगा, अपनी तरफ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेगा, अपनी तरफ। यहाँ भी ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेगा, अपनी तरफ। तो ये देखो बॉन्ड पेयर पास में आ गए, और बॉन्ड पेयर है ही क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो क्या बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ रही है।
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतने ही पास क्या पहुंच जाएंगे, और बॉन्ड पेयर पास में आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अच्छा देखो इसकी भी 2.1 होती है और इसकी भी 2, अच्छा नाइट्रोजन फास्फोरस ही ना, हाँ दोनों की। इसको ऐसे याद कर सकते हो, पहलवान, ट्रिक है ये, पहलवान की होती है 2.1, फास्फोरस की भी 2.1 होती है, हाइड्रोजन की 2.1, फोन की 4 3.53, इश्क की 2.5, आयोडीन सल्फर कार्बन सबकी कितनी होती है 2.5, या कहीं कहीं 2.4 भी आपका लिखा मिल सकता है, लेकिन 2.5। तो ऐसे आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर सकते हो ना। तो अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो है नहीं, डिफरेंस है नहीं, तो कहाँ अटका रहेगा पेयर, बीच के बीच ना, वो खींच पाएगा नहीं ये, तो अब ये थोड़े पास पास नहीं आ पा रहे ना, तो रिपल्सन क्या होगा, कम। अब यहां जाओगे तो उल्टा हाइड्रोजन की तरफ आ जाने इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन की तरफ, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आना है, इसका। अब यहां पर तो इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी है, इतना, लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे कि NH3 की pH 3 से ज़्यादा क्यों है, तब इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ तो इतना चल जाएगा, और यहाँ आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देनी है अमोनिया की, तुरंत खूब बनाई होगी लास्ट ईयर वेस्पर थ्योरी में, हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। क्या होती है स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पिरामिडल, और जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लॉन पेयर रखा रहता है ना यहाँ पर, लास्ट ईयर सिखाया है, पूरा बेस बना देगा इस चैप्टर का, क्योंकि यही चीजें बार बार आपके घुमा घुमा के यही लपेटना है उन्हें, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से हम समझा देते हैं, देखो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके भी यहाँ, और ये, तो ये बॉन्ड पेयर पास पास आ जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतना ज़्यादा बीपी रिपल्सन होगा, और जितना ज़्यादा बीपी रिपल्सन उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल होता है 1070, इसका 93.6 डिग्री, और फिर आगे का भी ऐसे ही घटते जाता है। अच्छा यहाँ तो दोनों की बराबर है 2.1, लेकिन यहाँ किसकी ज़्यादा हो जानी है, हाइड्रोजन की, तो उल्टा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, तो यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन और कम होते जाना वाला है, तो बॉन्ड जहाँ पे रखे हैं वहीं पर रुक के रह जाएंगे, उनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा। सेम को लिखो इसमें भी तो यहाँ तो ये इनफ है या मोर देन इनफ है, लेकिन आगे एक्सप्लेन जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आंसर में थोड़ा बताना पड़ेगा। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आज जाके अगर आप 15 मिनट पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक याद हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा तो शाम तक चीज़ें कम हो जाएंगी। एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो हम देख लें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, पोलोनियम नहीं लिखे। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पर आता है H2O का। H2O की स्ट्रक्चर तो सबको पता है, वेरी फेमस है, वी शेप्ड, बेंट और एंगुलर, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर का नाम होता है वी शेप्ड या फिर बेंट और एंगुलर, ये इसकी स्ट्रक्चर के नाम है। बॉन्ड, अच्छा 2 लॉन पेयर बचे हैं ना अभी, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6, 2 से बॉन्ड बना लिए, 1 लॉन पेयर बचा हुआ है 104.5 डिग्री। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को और पता होगी, बॉन्ड पेयर के साथ बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्सन भी होता है, पर वो हमने यहाँ समझाया नहीं। तो देखो यहाँ बॉन्ड, एक लॉन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, लेकिन यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। तो यहाँ बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये बाप यहाँ झुक जाता है। दोनों की जियोमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, अमोनिया की भी एंड आपकी वाटर की भी जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन दोनों की शेप अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर होती है ना। वाटर की भी टेट्राहेड्रल, हमने लास्ट ईयर बताया था आपको कि वाटर की भी स्ट्रक्चर कैसी होती है आपकी, टेट्राहेड्रल होती है आपकी, है ना। ये बॉन्ड पेयर और ये लॉन पेयर कैसी है,
टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो जाता है, इसका आंसर भी लिखवाया था, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर रिपल्सन। तो इसमें भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है लेकिन सिर्फ एक है, तो इसलिए इसका। अच्छा, इससे ज़्यादा किसका होता है, जिसकी टेट्राहेड्रल होती है, मीन एक्चुअल एग्जाम्पल 109.5 डिग्री सबसे ज़्यादा। तो तीनों ही टेट्राहेड्रल हैं, तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में आता है, मीथेन में। रीजन यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, एक भी लॉन पेयर नहीं। यहाँ पर एक लॉन पेयर आने से बॉन्ड एंगल इतना घट जाता है, और यहाँ एक लॉन पेयर आने से, दो आने से और घट जाता है। लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसकी यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, हमें तो यहाँ उल्टा देखना है, ए बढ़ने वाला, हमें घटने वाला दिखना ही था यहाँ पर, इसलिए नहीं बताया। बन जाएगा। चलिए अब एक काम करो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी लिख लो, सबका sp3 है ना, सिर्फ इसका नहीं, सबका है ना। तो हम सीधे ऐसे करके लिख रहे हैं EH3 है ना। तो जितने भी E हैं सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ भी हम लिख रहे हैं H2E। तो जितने भी E हैं सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, मतलब सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फिर भी बॉन्ड एंगल घटता है ना। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल, दो प्रॉपर्टी और बची हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग, बॉइलिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में। सबसे पहले हमने सबसे सरल सरल लिखवाएंगे, फिर थोड़ा लेवल पे आए, और एक प्रॉपर्टी है दोनों में अलग होगी, वो भी लिखवा देते हैं। लिखिए बॉइलिंग पॉइंट, और यही वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक्सेप्शन आने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। पी ब्लॉक में आप बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सीधे सीधे आप ध्यान रखना, वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस हैं, लेकिन उनमें भी अगर मास बढ़ता जाएगा, वॉन डर वॉल फोर्स सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मास, और मैग्नीट्यूड ऑफ मास पे ही डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। पी ब्लॉक के लिए हमें कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर अगर किसी में वॉन डर वॉल फोर्स में भी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, फिर सब फैक्टर साइड में छोड़ दो, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, उसी का आएगा। तो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वॉन डर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मॉलिक्यूलर मासेस के। जितना ज़्यादा पी ब्लॉक के लिए ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग रूल चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मॉलिक्यूलर मासेस के। ठीक है, तो हम लिख दें सबसे पहले NH3, फिर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्म्यूथाइन। तो आप देखिए हाइड्रोजन तो सब में बराबर है, तो हाइड्रोजन से तो मास में कोई रिलेशन आने नहीं वाला। नाइट्रोजन से ज़्यादा मास किसका होता है, फॉस्फोरस का, इसका 14, इसका 31। फॉस्फोरस से ज़्यादा किसका होगा, आर्सेनिक से ज़्यादा इसका, और इसका। मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारे कैसे बढ़ने चाहिए, ऐसे। सबसे ज़्यादा किसका आना चाहिए, बिस्म्यूथाइन का, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली है, मॉलिक्यूलर मास के। तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ से ये बात यहाँ से सही है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि BH3 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ASH3 का, ASH3 से SBH3 का, SBH3 से BI3 का, लेकिन एक्सेप्शनली NH3 का ज़्यादा हो जाता है इन सब से। रीजन पता है, कौन सी बॉन्डिंग हो जानी है NH3 में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब फोन होगा, फोन नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, फोन होना जरूरी हो। और हमारे पास फोन में यहाँ क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। तो कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ एमोनिया की ज़्यादा हो जाती है। अब आपके में खूब क्वेश्चन आया है, बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 हायर देन PH3, इवन PH3 है हाई मॉलिक्यूलर मासेस,
pH3 का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी किसका आ गया? हमने बताया कि वान डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मासेस पे। लेकिन अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड का आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड वान डर वाल्स फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर तो आपको तुलना ही नहीं करनी है किसी चीज़ से, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अगर फिर मॉलिक्यूलर मास बहुत तेजी से बढ़ता है तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बीट कर सकता है। समझ में आ गया? अभी ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर इसको अभी हम पूरा जब अलग से लिखवाएंगे तो पूरा लिखेंगे। आप एग्जाम में ये लिख सकते हो, बिल्कुल सही, लेकिन आपको बिल्कुल एक्चुअल ऑर्डर, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, सब कुछ है, लेकिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आ रहे हो, तो अगर आपको बिल्कुल एक्चुअल ऑर्डर चाहिए कि क्या इस अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है, तो नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ इन दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इनका इन दोनों से भी कम होना चाहिए था, है ना। तो एक्चुअल ऑर्डर अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम में ये ले सकते हो, यही चलता है। लेकिन अगर किसी को एक्चुअल ऑर्डर चाहिए तो वो भी हम बता देते हैं। PH3, फिर आता है ASH3, और अमोनिया का ज़्यादा तो होता है लेकिन इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो फिर आता है अमोनिया, और फिर आता है आपका SbH3, और फिर आता है आपका BiH3। तो इट इज मतलब बिल्कुल 100% परफेक्ट ऑर्डर, 100% परफेक्ट ऑर्डर ये है आपका, मतलब अमोनिया आ तो रहा है ज़्यादा, ध्यान रखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। और अगर आप रेगुलर बैठोगे बस तो इसके क्वेश्चन करेक्ट करा होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। आज समझना 5% हुआ है इसे पूरे चैप्टर का। सेम इसमें लिख लो, 6 पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब वान डर वाल्स थोड़ा अकेले के लिए अच्छा नहीं लग रहा, मैग्नीट्यूड लिख दो उसके साथ, है ना। सुना सुना लग रहा, बोलने में मज़ा नहीं आ रहा। मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मासेस के। मॉलिक्यूलर मासेस के। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा मास किसका है? सल्फर का, और सल्फर से ज़्यादा किसका है? सेलेनियम का, और सेलेनियम से ज़्यादा किसका है? टेल्यूरियम का। जैसे ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन सल्फर का कितना? 32। तो यहाँ से यहाँ तक तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, और ये सब गैस हैं, लेकिन आप तो जानते हो कि ये क्या है, और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो गैस से हमेशा ही क्या होगा ज़्यादा। रीजन पता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नोट करिए। और इसका एक्चुअल ऑर्डर यही है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप एक्चुअल लिखना चाहते हैं तो H2S, फिर H2SE, और फिर H2PE, और इसका सबसे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन के जैसा नहीं होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बन जाएगा। ये वो 6 पॉइंट थे जो बिल्कुल सीधे सीधे है। अब देखो हम आपसे क्यों कहते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना चाहिए। यही नोट्स हमने 2017 में जब बनवाए थे बच्चों को, तो इसमें हमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है कि हमने नाइट्रोजन के हाइड्राइड अलग लिखवाए थे, वो हाइड्रोजन के अलग। तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते थे याद करने में, और ये अनुभव करते 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 हमने अपने नोट्स और सिंपल किए हैं अभी आपके लिए। तो अब ये चीज़ें दोनों के हाइड्रोजन बिल्कुल अगल बगल लिखवा दिए कि आप लोग बिल्कुल इनको पढ़ लो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस कई बार नॉलेज पे भारी पड़ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा थोड़ा जब भी आप पढ़ने आए तो एक्सपीरियंस के पास जाएं। लास्ट प्रॉपर्टी है, दोनों पे अलग अलग है, फिर 5 मिनट में हो जाएगी, पर ये प्रॉपर्टी दोनों की अलग है। देखिए 7वें नंबर की प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट है,
इसमें पढ़ना है हमें बेसिक नेचर। अमोनिया कैसी होती है नेचर में, तो इसमें हमें पढ़ना है बेसिक नेचर। ठीक है, तो इसमें सीधे ही लिखेंगे बेसिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें पढ़ना है हमें बेसिक नेचर। आया सी नहीं आया कुछ समझ में, कुछ नहीं आएगा जी, बैठने से नहीं होगा, अगर नहीं आता समझ तो बोलना पड़ेगा। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर मतलब एलपी, लोन पेयर एंड स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज ऑफ सेंट्रल एटम। बताते हैं हम क्या, स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, चलिए देखिए, पहले नंबर तो आपसे कोई पूछ ले ये कौन से बेस हैं, NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3 और फिर BiH3। समझना, ठीक है। हम आपको इसका एग्जाम्पल ए है आपका नाइट्रोजन सेंट्रल एटम और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये है आपका फॉस्फोरस, साइज बढ़ रही है ना, और ये सेंट्रल एटम, ठीक है। और ये आपका बिस्मुथाइन, ठीक है। अब पहली बात तो हम ये देखेंगे बेसिक कौन से हैं। बेसिक हमने जनरली 3 तरीके से जानते हैं, एक जो OH रिलीज करे वो बेसिक होते हैं, जो H एक्सेप्ट करे वो भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और तीसरे सबसे अलग होते हैं लेविस के अकॉर्डिंग, जो लॉन पेयर क्या करे, डोनेट करे। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब इन सब के ऊपर क्या बचा हुआ है, एक लॉन पेयर बचा हुआ है सबके पास। तो सबसे पहली तो बात यही ध्यान रखिएगा, दे ऑल आर द लेविस बेस। ये कैसे बेस होते हैं, लेविस। जहाँ भी नाइट्रोजन दिख जाए किसी भी कंपाउंड के साथ समझ लो लेविस बेस है, ठीक है। अब लेविस बेस में से सबसे अच्छा लेविस बेस वो होगा जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। मतलब किसको डोनेट कर देगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के साथ साथ आपका वेव नेचर भी होता है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर जाके एक टुकड़े के रूप में पड़ा हुआ है, डेंसिटी के फॉर्म में है वो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे समझाएं जैसे कहीं मैग्नेट रखी हुई है, हमने कहा यहाँ पर हम आयरन लेके आए तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ उसके पास लाए तो मतलब इसकी मैग्नेटिक डेंसिटी कहाँ तक थी, यहाँ तक थी। तो इसी प्रकार इनकी भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फैली होती है। तो इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट होगी ना, कॉम्पैक्ट सबसे, क्योंकि साइज क्या है एटम की, छोटी, तो पूरी की पूरी डेंसिटी कहाँ रखी, यहाँ पर। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ फैली होगी, पूरे में। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है दैट इज इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ फैले हुए हैं, स्मॉल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, बिल्कुल छोटी जगह पे, और यहाँ इसमें पूरे में। तो यहाँ से लॉन पेयर का निकलना क्या है, बड़ा आसान, मतलब इसमें बड़ी आसानी से क्या डोनेट हो जाएंगे, लॉन पेयर। सी बात है, क्योंकि सीधी बहुत अच्छे तरीके से एक छोटी सी जगह पे इकट्ठे रखे हुए हैं, और इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं आपके, फैले हुए हैं आपके। देखिए, तो जो बेसिक नेचर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा क्या होगी आपकी, कॉम्पैक्ट साइज होगी, आपकी बंधी हुई साइज होगी, स्मॉल कॉम्पैक्ट। तो नाइट्रोजन सबसे छोटा इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, विस्मित सबसे बड़ा इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम। तो इस पूरे में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, NH3। अभी हम कल खूब सारे क्वेश्चन लिखवाने वाले हैं कि NH3 मोर बेसिक क्यों है PH3 से, आंसर ये लिखा हुआ है, ऑर्डर लिख लीजिए। और इसको पढ़ के आइएगा कल, क्योंकि कल हमें कम से कम इन दोनों से 7-8 क्वेश्चन बनेंगे आपके। खत्म नहीं आया समझे, ध्यान रखिएगा, लेविस बेस हैं और ये तो इसका तो पढ़ लिया हमने बेसिक नेचर।
आंसर सबके लिखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपके हाइड्राइड के हिसाब से लिखवाए हैं। जब 2 नंबर के हिसाब से लिखवाएंगे तो अलग होंगे आंसर, मतलब आंसर यही होंगे। थोड़ा इफ बट ज़्यादा लिखवा देंगे जिससे थोड़ी लाइंस बढ़ जाए हमारी। 7th पॉइंट, इसमें हम बेसिक नेचर नहीं देखते हैं, एसिडिक नेचर देखते हैं। ये पॉइंट दोनों में डिफरेंस था। तो एसिडिक नेचर हेडिंग नहीं बनानी है, सीधे लिखना है। अच्छा, अभी ये कौन से एसिडिक होंगे? एसिडिक हम क्या जानते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें तब एसिडिक होंगे, या फिर H आयन को दें तब एसिडिक होंगे। तो अब हम बात करें, जैसे वाटर की बात कर लें, तो 2, 4, 6 और 8 इनका ऑक्टेट तो पहले से कंप्लीट है, तो H आयन को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? और कर भी लेंगे तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ध्यान हो, पीएच में पढ़ाया था कि वाटर जब भी H आयन एक्सेप्ट क्या करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। और जिसमें हाइड्रोनियम आयन बनेंगे वो नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं समझाएंगे, इस तरीके से आपको टफ पड़ जाएगा। हम एसिडिक नेचर समझाएंगे ईज ऑफ रिलीज ऑफ H आयन, और सबसे ज़्यादा H आयन वही देगा जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। मतलब जो रिड्यूसिंग नेचर वाला पॉइंट था बिल्कुल सेम पॉइंट है, लेकिन वहाँ लिखी थी हमने ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ चेंज करके लिख देंगे ईज ऑफ रिलीज ऑफ H आयन। H आयन बिल्कुल सेम पॉइंट, ध्यान रखना इसकी रिड्यूसिंग, इसमें आप सीधा रिड्यूसिंग नेचर का पॉइंट लिख देना, उसी का ऑर्डर। तो एसिडिक नेचर अगर हम देख लें, एसिडिक नेचर अगर हम देख लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईज ऑफ रिलीज, क्या खताब? हाइड्रोजन ना, हाँ, ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाँ आपसे एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, ध्यान रखिएगा, फिर वो रिड्यूसिंग नेचर बन जाएगा। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि 100% प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, नीचे की तरफ क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, सॉरी सेलेनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, टेलुरियम। बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें? टेलुरियम। और वाटर तो प्योर कंडीशन में ऑलमोस्ट कैसा होता है? अब आप लोग कहोगे सर आपने तो इसको पढ़ाया था एम्फोटेरिक, होता है ना बेटा, तो कंडीशन बेस हमने प्योर बोला ना। 100% प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो अब आपके एग्जाम कल क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं कि H2O इज लिक्विड, H2S गैस, आंसर पता है? हाइड्रोबॉन्डी। H2 इज न्यूट्रल वाइल H2S इज एसिडिक, हाइड्रोजन। और ईज और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है वो हम लिख चुके हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ऐसे तो कल आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, पूरे हाइड्राइड टंग पे याद होने चाहिए, और जाके घर पे मेहनत करो। आज ये आज का बेसिक है, अगर ये पकड़ गए तो चैप्टर में कमांड आना चालू हो जाएगी। ठीक है, दोनों के हाइड्राइड हमने बड़े आराम से लिखवाए हैं, धैर्य के साथ आप लोगों को।